हेलो फ्रेंड्स। आज हमारा क्लास 6 एनसीईआरटी हिस्ट्री का चैप्टर 9 है, जिसका नाम है व्यापारी, राजा और तीर्थयात्री। ठीक। बाजार में घूमती जागनी, ये जागनी लड़की एक है, उसके बारे में बताया गया है। जागनी अपने गांव के मेले की आस लगाए बैठी थी। स्टील के चमकदार बर्तन, रंग बिरंगी प्लास्टिक की बाल्टियां, सूख रंगों के फूलों के प्रिंटों वाले कपड़े, चाबी से चलने वाले मज़ेदार खिलौने उसे बहुत अच्छे लगते थे। जैसे हम लोग की लाइफ में होता था बचपन में, और आपकी भी लाइफ में बचपन में होता होगा कि आप मेला जब घूमने जाते होंगे तो आप यही सब देखते होंगे। एक से खिलौने, चाबी से चलने वाले खिलौने, ठीक, फूल, गेंद, कपड़े, ये सब हमें भी अच्छे लगते थे और सबको अच्छे लगते हैं। ठीक। तो जागनी को भी बहुत अच्छा लगता है। ठीक, मेला उसके वहाँ आने वाला है। इन चीज़ों को बेचने वाले दुकानदार बसों और ट्रकों पर आते थे। ठीक, ट्रकों पे आते थे और रात को अपना सामान समेट कर वापस चले जाते थे। जागनी को हैरानी होती थी कि ये लोग हमेशा इस तरह क्यों घूमते रहते हैं। उसकी माँ ने बताया कि वे लोग व्यापारी थे। ठीक। वे चीज़ों को उन जगहों से खरीदते थे जहाँ ये बनाए जाते थे और फिर उन्हें मेलों में बेचते थे। ठीक। फैक्ट्रियों में ये लोग क्या करते थे, सामान को खरीदते थे और मेलों में और अन्य जगहों पर बेच दिया करते थे। तो यही माँ, जागनी की माँ समझा रही, जगनी की माँ। ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। व्यापार और व्यापारियों के बारे में जानकारी। अध्याय 8 में तुमने उत्तर के काले पालिश वाले बर्तनों के बारे में पढ़ा है। ठीक, पढ़ चुके हैं। हाँ, ये खूबसूरत बर्तन खास तौर से इनकी कटोरियां तथा थालियां इस उपमहाद्वीप के अनेक पुरातन स्थलों से मिले हैं। ठीक। सवाल उठता है कि इन जगहों पर ये बर्तन कैसे पहुंचे होंगे। ठीक, कैसे पहुंचे होंगे। अब देखिए, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जहां ये बर्तन, मतलब जहां ये बनते थे बर्तन, वहां से व्यापारी इन्हें ले जाकर अलग अलग जगहों पर बेच दिया जाता था। ठीक, बेचते थे। ठीक, ये बर्तन व्यापारी लोग एक जगह से लेते थे, दूसरी जगह बेच देते थे। ठीक। दक्षिण भारत सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च तथा कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। किस उस समय की बात है कि किस लिए प्रसिद्ध था दक्षिण भारत प्राचीन काल में। दक्षिण भारत किसके लिए प्रसिद्ध था? सोना, मसाले, खास तौर पर काली मिर्च, ठीक, और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। ठीक। काली मिर्च का रोमन साम्राज्य में इतनी मांग थी कि इसे काले सोने के नाम से बुलाते थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन बन सकता है कि काला सोना, जो रोमन साम्राज्य था उसमें काला सोना किसे कहते थे। ठीक। या फिर ये पूछ सकते हैं काला सोना क्या है। ठीक, इसके क्वेश्चन बन सकता है कि रोमन साम्राज्य में काला सोना किसे कहते थे। किसे कहते थे? काली मिर्च को। ठीक। व्यापारी इन समुद्रों को सामानों को समुद्री जहाजों और सड़कों के रास्ते रोम पहुंचाते थे। दक्षिण भारत में ऐसे अनेक रोमन सोने के सिक्के मिले हैं। ठीक, दक्षिण भारत में सोने के सिक्के, रोमन के सोने के सिक्के मिले हैं, इसीलिए लोगों को लगता है कि वहाँ व्यापार होता था। ठीक। इससे यह अंदाजा लगाया जाता है कि उन दिनों रोम के साथ बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था। ठीक, उस समय भी रोम के साथ हमारा व्यापार चल रहा था। क्या तुम बता सकती हो ये सिक्के भारत कैसे और क्यों पहुंचे होंगे? आप ये बता सकते हैं? देखिए, आप किसी दूसरे देश में गए, ठीक, वहाँ का कोई अपने सामान लेके गए, वहाँ बेचे, तो वहाँ की करेंसी जब आप लेंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर यहाँ रखेंगे, तो उस समय सोने के सिक्के चलते थे, तो सोना का आदान प्रदान इधर उधर होता था, रहता था। तो यही कुछ सिक्के जो रह गए पुराने लोगों के पास, कुछ लोग के पास, तो वही आज मिले थे। ठीक। व्यापार से जुड़ी एक कविता आइए पढ़ते हैं। व्यापार के प्रमाण हमें संगम कविताओं में मिलते हैं। ठीक। संगम, इससे पहले मैंने कहाँ बताया था आपको? ये बताया था कि संगम एक किताब है जहाँ पर कहाँ मिलती है? तमिलनाडु में। ठीक, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने ही बताया था। अब क्या इसमें लिखा है? नीचे लिखी कविता में पूर्वी समुद्र तट पर स्थित पुहर पतन पर लाए जाने वाले माल का वर्णन मिलता है। ठीक। समुद्री जहाजों पर लाए गए तेज तर्रार घोड़े, ठीक, गाड़ियों पर काली मिर्च की गठरियां, हिमालय से मिले रत्न और सोना, दक्षिण की पहाड़ियों से चंदन की लकड़ियां, दक्षिणी सागर के मोती और पूर्वी सागर के मूंगे, गंगा और कावेरी की फसलें, श्रीलंका से आए खाद्यान्न, म्यांमार के बने मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात। ठीक। अब नीचे लिखा है कि कविता में उल्लेखित चीजों का एक सूची बनाओ। क्या तुम बता सकते हो कि इन चीजों का उपयोग किसके लिए किया जाता था? अब इस कविता के माध्यम से हम ये जान सकते हैं कि कहाँ पर क्या चीज पाई जाती थी प्राचीन काल में, और काहे काहे का लोग आयात निर्यात किया करते थे। तो समुद्री जहाज जो थे उनसे क्या तेज तर्रार घोड़े लाए जाते थे। ठीक। गाड़ियों पर क्या काली मिर्च की गठरियां आती थी। हिमालय से रत्न और सोना आता था। ठीक। और दक्षिण की पहाड़ियों से क्या चंदन की लकड़ियां,
और दक्षिण सागर से मोती और पूर्वी सागर से मूंगे। गंगा और कावेरी की से क्या आती थी फसलें, और श्रीलंका से खाद्यान्न, और म्यांमार से मिट्टी के बर्तन और दुर्लभ कीमती आयात आते थे। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। व्यापारियों ने कई समुद्री रास्ते खोज निकाले। ठीक, इनमें से कुछ समुद्र के किनारे चलते थे, कुछ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी पार करते थे। ठीक, कुछ अरब सागर और कुछ बंगाल की खाड़ी पार करते थे। नाविक मानसूनी हवा का फायदा उठाकर अपनी यात्रा जल्दी पूरी कर लेते थे। मानसून हवाएं, जिधर हवाएं चलती थी उधर नाव ज्यादा तेजी से चलती थी। वे अफ्रीका या अरब के पूर्वी तट से इस उपमहाद्वीप के पश्चिमी तट पर पहुंचना चाहते थे। तो दक्षिणी और पश्चिमी मानसून के साथ चलना पसंद करते थे। इन लंबी यात्राओं के लिए मजबूत जहाजों का निर्माण किया जाता था। मजबूत जहाजों का उस समय सोचिए यात्रा करने के लिए। समुद्र तटों से लगे राज्य, आपको क्या पता है समुद्र तटों से इस समय कौन से राज्य लगे हैं और उस समय कौन से लगे थे? ठीक, ये आपका एक क्वेश्चन है, कमेंट में आप बताइएगा कि इस समय प्रेजेंट टाइम में समुद्र से कौन से राज्य लगे हुए हैं। ठीक, कौन से तटों पर राज्य मिले। ठीक, इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी भाग में बड़ा तटीय प्रदेश है। इनमें बहुत से पहाड़, पठार और नदी के मैदान हैं। नदियों की मैदानी इलाकों में कावेरी मैदान सबसे उपजाऊ है। मैदानी इलाकों तथा तटीय इलाकों के सरदारों और राजाओं के पास धीरे धीरे काफी संपत्ति और शक्ति हो गई। ठीक, संगम कविताओं में मुवेनदार की चर्चा मिलती है। यह एक तमिल शब्द है। क्या मुवेनदार एक क्या है? तमिल शब्द है, जिसका अर्थ क्या है? तीन मुखिया। अब मुवेनदार क्या चीज है पूछ सकते हैं, और इसका अर्थ भी पूछ सकते हैं क्या है? तमिल शब्द है जिसका अर्थ है तीन मुखिया। इसका प्रयोग तीन शासक परिवारों के मुखियाओं के लिए किया जाता था। ये थे चोल, चेर तथा पांड्य। कौन थे? चोल, चेर और पांड्य, जो करीब 2300 साल पहले दक्षिण भारत के काफी शक्तिशाली माने जाते थे। सोचिए, इन तीनों मुखियाओं के अपने 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 दो दो सत्ता केंद्र थे। इनमें से एक तटीय हिस्सों में और दूसरा अंदरूनी हिस्से में था। एक तटीय है और एक अंदरूनी था। इस तरह 6 केंद्रों में से 2 बहुत महत्वपूर्ण थे। एक चोलों का पतनपुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा पांड्यों की राजधानी मदुरै थी। ठीक, कौन? चोल, चेर तथा पांड्य रहते थे। ठीक, वो लोग क्या करते थे? उनकी 2 मेन सत्ता केंद्र थी, उनकी 2 सत्ता केंद्र थी। जो पहली थी वो तटीय हिस्से में थी और दूसरा अंदरूनी हिस्से में थी। ठीक, इस तरह 6 केंद्रों में 2 बहुत महत्वपूर्ण हो गए थे उनके। एक चोलों का पतनपुहार या कावेरीपट्टनम, दूसरा और पांड्यों की राजधानी मदुरै। चोलों का क्या था? पतनपुहार और कावेरीपट्टनम, और दूसरा पांड्यों का क्या था? मदुरै, राजधानी मदुरै थी। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, कि उस समय पूछ सकते हैं कि चोलों का पतनपुहार या कावेरीपट्टनम था, और दूसरा जो पांड्यों का क्या था वो क्या था? मदुरै। ये मुखिया लोगों से नियमित कर के बजाय उपहारों की मांग करते थे। ये जो लोग थे, वो मुखिया जो लोग थे, लोगों से कर के बजाय उपहार मांगते थे। कभी कभी ये सैनिक अभियानों पर भी निकल पड़ते थे और आसपास के इलाकों से शुल्क वसूल कर लाते थे। इनमें से कुछ धन वे अपने पास रख लेते थे, बाकी अपने समर्थकों, नाते रिश्तेदारों, सिपाहियों तथा कवियों के बीच बांट देते थे। ठीक, ये मुखिया लोग। अनेक संगम कवियों ने उन मुखियों की प्रशंसा में कविताएं लिखी हैं, जो उन्हें कीमती जवाहरात, सोने, घोड़े, हाथी, रथ या सुंदर कपड़े दिया करते थे। ठीक, जो कवि हैं उन्होंने इन मुखियों के बारे में लिखी है बातें, कविताएं लिखी हैं, बातें लिखी हैं, क्योंकि जो वो मुखिया थे उन कवियों को भी जवाहरात, सोना ये सब दिया करते थे, सुंदर कपड़े, जिसकी वजह से वो लोग उनके लिए लिखा करते थे। ठीक, इसके लगभग 200 वर्षों के बाद पश्चिमी भारत मानचित्र 7 पृष्ठ 105 में, चलिए देखते हैं मानचित्र 7 पृष्ठ 105, लेकिन आगे क्या लिखा है पहले ये पढ़ लें। में सातवाहन नामक राजवंश का प्रभाव बढ़ गया। सातवाहनों का सबसे प्रमुख राजा गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी था। इसके बारे में उसकी मां गौतमी बलश्री द्वारा दान किए गए एक अभिलेख से पता चलता है कि वह अन्य सभी सातवाहन शासक दक्षिणापथ के स्वामी कहे जाते थे। दक्षिणापथ का शब्द शाब्दिक अर्थ दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता था। ठीक, दक्षिणा माने दक्षिण, पथ माने रास्ता होता है, तो दक्षिण की ओर जाने वाला रास्ता को हम दक्षिणापथ कहते हैं। पूरे दक्षिणी क्षेत्र के लिए भी यही नाम प्रचलित था। श्री सातकर्णी ने पूर्वी, पश्चिमी तथा दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी। उन्होंने क्या की थी?
पूर्वी दक्षिणी तटों पर अपनी सेनाएं भेजी थी, पश्चिमी, पूर्वी और दक्षिणी तटों पर। अब देखते हैं मानचित्र 107, मानचित्र 7 प्रश्न नंबर 105 में, चलिए देखते हैं। ये है मानचित्र 7 पृष्ठ 105, ये चैप्टर 10 का है। इसमें प्रमुख नगर तथा राज्य दिए गए हैं। यह थानेश्वर, कन्नौज, प्रयाग, पाटलिपुत्र, नालंदा। ये हैं समुद्र के किनारे किनारे तटीय क्षेत्र, यहाँ पर पूरा यहाँ, ठीक। महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहार, चोल यहाँ रहते थे। देखिए मदुरै यहाँ है, पांड्य, चेर सब यही रहते थे। केरल और तमिलनाडु के, तो ये आंतरिक राज्य ये सब हैं, बाहरी राज्य हैं ये। और आर्यावर्त, आर्यावर्त ग्रीन जितना है आर्यावर्त था। गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर हैं, ये हैं जो रेड रेड है, ये गुप्त वंश द्वारा जीते गए नगर। लेकिन हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? पल्लव, कांचीपुरम, चोल, मदुरै यहाँ है, पांड्य, चेर, महाबलीपुरम, अरिकामेडु, पुहर, तो ये सब यहाँ पे है, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, क्या तुम बता सकती हो कि श्री सातकर्णी तटों पर नियंत्रण क्यों करना चाहता था? अब इसका उत्तर आप बता सकती हैं? हाँ, देखिए वो इसलिए सातकर्णी जो था वो इसलिए नियंत्रण करना चाहता था कि समुद्र के द्वारा उसके ट्रेड हो सकेगा, और दूसरा जो दूसरे लोग ट्रेड करेंगे वो लोग श्री सातकर्णी को टैक्स देंगे, ठीक। इसीलिए हर कोई, वही अंग्रेज भी देखिए अगर समुद्र के तटों पर ही नियंत्रण रखते थे। क्यों करते थे? क्योंकि वो अपना जो व्यापार है अच्छी तरह से कर सकें, ठीक, और उन्हें ज़्यादा टैक्स न देना पड़े। रेशम मार्ग की कहानी, कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशम कपड़े अधिकांश समाज में बहुमूल्य माने जाते हैं, ठीक। रेशमी कपड़ा तैयार करना एक जटिल प्रक्रिया है। रेशम के कीड़े से कच्चा रेशम निकालकर सूत कताई होती है और फिर उससे कपड़ा बुना जाता है। रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सबसे पहले चीन में करीब 7000 साल पहले हुआ था। ये इंपॉर्टेंट है कि चीन में सबसे पहले रेशम बनाया गया था, अब से आज से लगभग 7000 साल पहले से। इस तकनीक को उन्होंने हजारों साल तक बाकी दुनिया में छुपाए रखा, ठीक। दुनिया में अभी तक मतलब हजारों साल तक छुपाए रखा था, पर चीन से पैदल घोड़ों या ऊँटों पर कुछ लोग दूर दूर की जगहों पर जाते थे और अपने साथ रेशम कपड़े भी ले जाते थे। जिस रास्ते से ये लोग यात्रा करते थे वह रेशम मार्ग, सिल्क रूट, आज हम उसे सिल्क रूट के नाम से जानते हैं, के नाम से प्रसिद्ध हो गया। कभी कभी चीन के शासक ईरान और पश्चिमी एशिया के शासकों को उपहार के तौर पर रेशमी कपड़े भेजते थे। क्या करते थे? रेशमी कपड़े भेजते थे चीन के जो शासक थे उनको। यहाँ से रेशम के बारे में जानकारी और भी पश्चिम की ओर फैल गई। करीब 2000 साल पहले रोम के शासकों, कहाँ के? रोम के शासकों और धनी लोगों के बीच रेशमी कपड़ा एक फैशन बन गया, ठीक, फैशन बन गया था 2000 साल पहले। इसकी कीमत बहुत ही ज़्यादा होती थी क्योंकि चीन से इसे लाने में दुर्गम पहाड़ी और रेगिस्तानी रास्तों से होकर जाना पड़ता था। जो रोम है वहाँ से कहाँ? पहाड़ों और रेगिस्तान होकर तब रोम पहुँचते थे। यही नहीं, रास्ते के आसपास रहने वाले लोग व्यापारियों से यात्रा शुल्क भी मांगते थे, टैक्स लोग लिया करते थे, इसीलिए यहाँ का कपड़ा भी बहुत महंगा होता था। मानचित्र 6 पृष्ठ 76-77 को देखो, इसमें सिल्क रूट तथा उसकी शाखाओं को दिखाया गया है। अभी हम लोग थोड़ी देर में मानचित्र 6, 76 और 77 पेज नंबर देखेंगे। पहले नीचे का पढ़ लिया जाए थोड़ा। कुछ शासक इसके बड़े बड़े हिस्सों पर अपना नियंत्रण करना चाहते थे क्योंकि इस रास्ते पर यात्रा कर रहे व्यापारियों से उन्हें कर शुल्क तथा तोहफे के जरिए लाभ मिलता था, ठीक। इसके बदले ये शासक इन व्यापारियों को अपने राज्य में गुजरते वक्त लुटेरों के आक्रमण से सुरक्षा देते थे। जो राजा थे ये लोग सुरक्षा देते थे और टैक्स भी लेते थे। किससे सुरक्षा देते थे? जो लुटेरे थे उनसे। सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासकों में सबसे प्रसिद्ध कौन थे? कुषाण। करीब 2000 साल पहले मध्य एशिया तथा पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था। 2000 साल पहले इनका मध्य एशिया में और पश्चिम भारत में शासन था। पेशावर और मथुरा इनके दो मुख्य शक्तिशाली केंद्र थे। तक्षशिला भी इनके ही राज्य का एक हिस्सा थी, ठीक। ये देखिए इंपॉर्टेंट है, तक्षशिला इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं किसके राज्य का हिस्सा थी। और ये पूछ सकते हैं कि सिल्क रूट पर नियंत्रण रखने वाले शासक कौन थे पहले? तो कुषाण थे। कब से? 2000 साल पहले मध्य एशिया और पश्चिमोत्तर भारत पर इनका शासन था, ठीक। ये भी पूछ सकते हैं। इनके शासनकाल में ही सिल्क रूट की एक शाखा मध्य एशिया से होकर सिंधु नदी के मुहाने के पत्तनों तक जाती थी। फिर यहाँ से जहाजों द्वारा रेशम पश्चिम की ओर रोमन साम्राज्य तक पहुंचता था। इस उपमहाद्वीप में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, ठीक। सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी इनका उपयोग किया करते थे, इसका कुषाणों का, ठीक, क्योंकि ये
सबसे पहले सिक्के जारी करने वाले शासकों में कुषाण थे, ठीक, इसी महाद्वीप के। तो इसलिए सिल्क रूट पर यात्रा करने वाले व्यापारी लोग इनका उपयोग किया करते थे। अब यहाँ पर क्वेश्चन है, सिल्क रूट पर गाड़ियों का उपयोग क्यों कठिन होता था? क्योंकि वहां पे पहाड़ और रेगिस्तान से होकर जाना पड़ता था, और पहाड़ों और रेगिस्तानों में गाड़ियां जो होती हैं दिक्कत आने लगेंगी, पहाड़ों पर चढ़ नहीं पाएंगी, रेगिस्तान में धंस जाएंगी। चीन से समुद्र के रास्ते भी रेशम का निर्यात होता था। मानचित्र से पृष्ठ 76-77 में इसे ढूंढो। समुद्र के रास्ते रेशम भेजने में क्या सुविधाएं और क्या समस्याएं आती होंगी, ठीक। आइए हम लोग 76 और 77 पेज नंबर पे मानचित्र 6 को देखते हैं। ये देखिए मानचित्र 6, रेशम मार्ग सहित महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग। ये हमारा रेशम मार्ग है। अब देखिए ये जो हल्का ब्राउन कलर की है, तो ये मार्ग चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। जो इसमें ये हल्का ब्राउन में है, इधर इधर सब कहीं, ये चीनी शासकों के नियंत्रण में थे। जो ग्रीन इसमें दिख रहे हैं यहाँ पे कहीं, ये वाली युराल नदी के पास, ये क्या, ये मार्ग कुषाणों के नियंत्रण में थे। इसका हम अध्याय 9 में पढ़ेंगे। अध्याय 9 में लिखा है, तो अध्याय 9 हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर 7 की तस्वीर है, ठीक। तो ये देखिए यहाँ ये ग्रीन है, ये कौन थे यहाँ पे, कुषाणों के नियंत्रण में ये मार्ग था, ठीक। ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे, ये जो हल्का हल्का ग्रीन कलर के हैं, हल्का ग्रीन भी लग रहा है, येलो लग जैसा लग रहा है, तो ये महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग थे। ये देखिए यहाँ पे है, ये वाला और इधर वाला, ये देखिए यहाँ पे ये समुद्री मार्ग थे। ये समुद्र से देखिए होते हुए यहाँ पर जा रहे हैं, और ये रेड है, ये मार्ग ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। जितने ये सब रेड दिख रहे हैं, ये ईरान फारस के शासकों के नियंत्रण में थे। ये देखिए फारस यहाँ है, और जो इस कलर के हैं, इन मार्गों पर रोमन शासकों का नियंत्रण था। ये जो मार्ग है इनमें रोमन शासकों का नियंत्रण था, ठीक। ये आप देख रहे हैं कि फारस की खाड़ी से होते हुए यहाँ होता था ट्रेड, और ये देखिए यहाँ से होता था वोल्गा नदी के आसपास से, ठीक, समुद्र से इधर से होता था लाल सागर से, ठीक, यहाँ से नियंत्रण, यहाँ से होता रहता था ट्रेड। अब ये देखिए एक मंगोलिया, ये देखिए मंगोलिया, तिब्बत, ये अपना भारत है, ये हिमालय, और यहाँ पे चीन है, ठीक। यहीं से होते हुए लोग, ये देखिए लिखा है यहाँ, यहाँ आक्सस नदी है, तो यहीं से होते हुए देखिए पेशावर तक्षशिला लिखा, अभी पढ़ा था हम लोग ने पेशावर, तो यहीं से होते हुए यहाँ से कास गर आक्सस नदी से इधर से होते हुए होता था मार्ग। यहीं से ट्रेड, वो लोग अपना सामान आयात निर्यात करते थे, ठीक। यहाँ से होते हुए अरब सागर से होते हुए भी करते थे, ठीक है। ये देखिए चीन, पूरा ये चीन है, यहीं से होता था। आपको अच्छा खासा मैं पिछले अभी यहाँ पे लिखा है, चीनी, भारतीय, ईरानी और अरबी, यूनानी तथा रोमन व्यापारियों ने इस आदान प्रदान में भाग लिया था, ठीक, आदान प्रदान में इनमें भाग लिया था। दक्षिण भारत के पत्तन, काली मिर्च तथा अन्य मसालों के निर्यात की दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। हाँ, ये भी हम लोग ने इसी चैप्टर में पढ़ा था। मानचित्र में पोटुका दक्षिण भारत में ढूंढो, ठीक। ये देखिए दक्षिण भारत में पोटुका थी, ठीक, अभी हमने पढ़ा भी था पोटुका के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म का प्रसार। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कनिष्क, ठीक, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा कौन थे, कनिष्क। उसने करीब 1900 साल पहले शासन किया, ठीक, 1900 साल पहले उसने एक बौद्ध परिषद का गठन किया, जिसमें एकत्र होकर विद्वान महत्वपूर्ण विषयों पर विचार विमर्श करते थे। बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कवि अश्वघोष, एक बार फिर से देखिए, बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र के रचनाकार कौन है, कवि अश्वघोष, कनिष्क के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में रहते, कनिष्क के दरबार में। ये इंपॉर्टेंट है कि कनिष्क के दरबार में अश्वघोष रहते थे, जिन्होंने बुद्ध की जीवनी, बुद्ध चरित्र लिखी है, ठीक। अश्वघोष तथा अन्य बौद्ध विद्वानों ने अब संस्कृत में लिखना शुरू कर दिया था, ठीक। अब इधर ये देखिए क्या है, इधर देखते हैं, सांची के स्तूप का एक मूर्ति चित्र। यहाँ इस वृक्ष और उसके नीचे नीचे के खाली आसन को देखो, ये मूर्ति है, ठीक। ये देखिए मूर्ति, इसके नीचे ये खाली आसन है, ये इसके बारे में बता रहे हैं कि इसको देखो, ठीक है, देख लिया। यहाँ इस वृक्ष पर इसके नीचे के खाली आसन को देखो, मूर्तिकार ने यहाँ बताने के लिए खुदाई करके यह मूर्ति बनाने की बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति इसी वृक्ष के नीचे बैठकर ध्यान करते हुई थी। मतलब ये एक वृक्ष बनाया है, पीपल का पेड़ था, जिसके नीचे उनको ज्ञान प्राप्त हुआ था, तो ये पीपल का पेड़ दिखाया गया है कि ये देखिए पेड़ है, और यहाँ पर बुद्ध को बैठे थे और उन्हें यही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, ठीक। मुझे कमेंट में बताइएगा कि बुद्ध की को ज्ञान की प्राप्ति किस जगह हुई थी, ठीक। मैंने इससे पहले आपको पढ़ाया भी था, ठीक। जगह का नाम बताइएगा, ठीक। इस समय बौद्ध धर्म की एक नई धारा महायान का विकास हुआ। इसकी दो मुख्य विशेषता थी, क्या,
पहले मूर्तियों में बुद्ध की उपस्थिति सिर्फ कुछ संकेतों के माध्यम से दर्शाई जाती थी। ठीक, और मिसाल के तौर पर उनकी निर्वाण प्राप्ति को पीपल के पेड़ की मूर्ति द्वारा दर्शाया जाता था। मैंने अभी बताया था पीपल का पेड़ जाता था। अब बुद्ध की प्रतिमाएं बनाई जाने लगी। इनमें से अधिकांश मथुरा में तो कुछ तक्षशिला में बनाई गई। ठीक, मथुरा और तक्षशिला मैंने अभी आपको दिखाया था कि तक्षशिला कहाँ है, मथुरा तो आप जानते ही होंगे। ठीक, तो वहीं बनाई जाती थी। दूसरा परिवर्तन बोधिसत्व में आस्था को लेकर आया। बोधिसत्व उन्हें कहते हैं जो ज्ञान प्राप्ति के बाद एकांतवास करते हुए ध्यान साधना कर सकते थे। ठीक, उन्हें हम क्या कहते हैं, बोधिसत्व। लेकिन ऐसा करने के बजाय वे लोगों को शिक्षा देने और मदद करने के लिए सांसारिक परिवेश में ही रहना ठीक समझने लगे। ठीक, बोधिसत्व। धीरे धीरे बोधिसत्व की पूजा काफी लोकप्रिय हो गई और पूरे मध्य एशिया, चीन और बाद में कोरिया, सोचिए कोरिया और जापान तक भी फैल गई। कहाँ, कोरिया और जापान तक भी। अब बौद्ध धर्म प्रसार पश्चिमी और दक्षिणी भारत में हुआ। कहाँ, पश्चिमी और दक्षिणी भारत में, जहाँ बौद्ध भिक्षुओं मैंने बताया था किसे कहते हैं, के रहने के लिए पहाड़ों में दर्जनों गुफाएं खोदी गई थी। ठीक, इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने आपको गुफाएं भी दिखाई थी भिक्षुओं के लिए, जो उन्हें रहने के लिए गुफाएं खोदी गई थी। ठीक, इनमें से कुछ गुफाएं राजा और रानियों के आदेशों पर बनाई गई तो कुछ व्यापारियों तथा कृषकों द्वारा। इनमें से ज्यादातर गुफाएं पश्चिमी घाट के दर्रों के पास बनाई गई थी। दक्कन के शहरों और तटों के समृद्ध बंदरगाहों, उन्हें जोड़ने वाली सड़क भी इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ठीक, इन्हीं दर्रों से होकर गुजरती थी। ऐसा लगता है कि यात्रा करने वाले व्यापारी इन गुफाओं वाले मठों में विश्राम के लिए रुकते थे। ठीक, गुफाओं में क्या करते हैं, इनके लिए विश्राम करने के लिए रुकते थे। अब देखिए इधर देखिए, ये जो बाएं इसकी बात है रही कि ये जो मूर्ति है बुद्ध जी की, इसके बारे में बताया कि मथुरा में बनी बुद्ध की एक प्रतिमा का चित्र। और ये जो दाएं हैं ये वाला, इसकी बात करें तो तक्षशिला में बनी बुद्ध की प्रतिमा। ये देखिए, ये तक्षशिला की है, ये मथुरा की है। ठीक, इन चित्रों को देखकर बताओ कि इनके बीच क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। ठीक, इनके बीच में आप देखिए, बताइए क्या क्या समानताएं और क्या क्या भिन्नताएं हैं। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। बौद्ध धर्म दक्षिण पूर्व की ओर श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड तथा इंडोनेशिया सहित दक्षिण पूर्व एशिया के अन्य भागों में फैला। ठीक, इसमें समानताएं भिन्नताएं क्या थी, ये बैठे हुए हैं, ये खड़े हुए हैं। ठीक, और ये कहाँ की है, तक्षशिला की है, और ये कहाँ की है, मथुरा की है। ठीक, ये देखिए, थेरवाद नामक बौद्ध धर्म का आरंभिक रूप इन क्षेत्रों में कहीं अधिक प्रचलित था। ठीक, कार्ले की गुफा कहाँ है, महाराष्ट्र। ये देखिए, यहाँ पे लोग ठहरते थे। ठीक, पृष्ठ 100 को एक बार फिर पढ़ो। क्या तुम बता सकती हो कि बौद्ध धर्म इन इलाकों में कैसे फैला होगा। यात्रियों की जिज्ञासा। व्यापारी काफिलों में तथा जहाजों पर दूर दूर जाया करते थे। बहुत से तीर्थयात्री भी उनके साथ यात्रा पर निकल पड़ते थे। तीर्थयात्री किसे कहते हैं, तीर्थयात्री वे स्त्री पुरुष होते हैं जो प्रार्थना के लिए पवित्र स्थानों की यात्रा किया करते थे। ठीक, इसी तरह भारत की यात्रा पर आया चीन बौद्ध तीर्थयात्री फासियन, ठीक, ये इंपॉर्टेंट, फासियन काफी प्रसिद्ध है। वह करीब 1600 साल पहले आया। स्वयं सत्सांग 1400 साल पहले। ठीक, फासियन कब 1600 और स्वयं सत्सांग कब 1400 साल पहले भारत आया, और उसके करीब 50 साल बाद इत्सिंग आया। ठीक, वे सब बुद्ध, अध्याय 6 में हमने पढ़ा था कि जीवन से जुड़ी जगहों पर प्रसिद्ध मठों को देखने के लिए भारत आए थे। ठीक, इनमें से प्रत्येक तीर्थयात्री ने अपनी यात्रा का वर्णन लिखा। उन्होंने अपनी यात्रा के दौरान आई मुश्किलों के बारे में भी लिखा। इन यात्राओं में कई वर्ष लग जाया करते थे। जिन देशों और मठों को उन्होंने देखा उनके बारे में उन्होंने लिखा। ठीक, और उन किताबों के बारे में भी उन्होंने लिखा जिन्हें वे अपने साथ लाए थे। ठीक, साथ ले गए थे, उनके बारे में भी लिखा था उन लोगों ने। अब फासियन चीन वापस कैसे लौटा, देखिए अभी कैसे बता रहा है। फासियन ने अपने घर चीन वापस लौटने के लिए अपनी यात्रा बंगाल से शुरू की। वह व्यापारियों के एक जहाज पर चढ़ा। मुश्किल से वे 2 दिन ही चल पाए थे कि समुद्री तूफान में फंस गए। व्यापारी अपने जहाज को डूबने से बचाने के लिए उसमें से अपने माल को फेंककर जहाजों को हल्का करने की कोशिश करने लगे। फासियन ने भी अपनी सामान को तो फेंक दिया, पर अपनी पांडुलिपियों और बुद्ध की मूर्तियों को नहीं फेंका। ठीक, फासियन के बारे में बताया जा रहा है कि उसने अपनी किताबें, बौद्ध की पांडुलिपि वही और मूर्ति को नहीं फेंका और सब फेंक दिया।
जिन्हें उसने अपने भारत यात्रा के दौरान संकलित की थी। अंततः 13 दिनों के बाद आंधी रुकी। उसने समुद्र का वर्णन इस प्रकार किया। अब देखिए कैसे समुद्र का वर्णन उसने किया। समुद्र असीम है। सूर्य, चांद, तारों की गति को देखे बिना यह पता लगाना पाना असंभव है कि पूर्व किधर है या पश्चिम किस दिशा में है। अगर बरसात और अंधेरा हो तो जहाज को हवा के रुख में ले जाने के अलावा और कोई चारा नहीं है। सोचिए, अगर हवा चल जाए तो फिर कोई चारा नहीं है कि किधर जाए। अब ये हवा की तरफ ही नाव जा रही थी। जावा पहुंचने में उसे 90 दिन से भी ज्यादा लगे। अब मुझे कमेंट बताइएगा कि जावा कहाँ है। वहां वह 5 महीने के लिए रुका। उसके बाद दूसरे व्यापारी जहाज में चढ़कर वह चीन पहुंचा। ठीक। अब मानचित्र 6 पृष्ठ 77 का फास-ए-सियन तय किए गए रास्तों को ढूंढो। बताओ कि फासियन अपनी पांडुलिपियों और मूर्तियों को क्यों नहीं फेंकना चाहता था। ठीक। मैंने अभी पृष्ठ 77 आपको बताया था। फिर से पीछे जाइएगा और देखिएगा कि फासियन क्यों नहीं फेंका था। ठीक। अब ये देखिए, स्वयं सत्संग भू मार्ग में से उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया होकर चीन वापस लौटा। उसने सोने, चांदी और चंदन की लकड़ी की बनी बुद्ध की मूर्तियां तथा 600 से भी ज्यादा पांडुलिपियां एकत्र की थी। उन्हें वह लगभग 20 घोड़ों पर लाद कर ले गया। पर इसमें से 50 पांडुलिपियां उस समय खो गई जब सिंधु नदी पार करते हुए उसकी नाव पलट गई। ठीक। अपने जीवन की बाकी हिस्सा उसने बची हुई पांडुलिपियों का संस्कृत से चीनी अनुवाद करने में लगा दिया था। ठीक। नालंदा शिक्षा का एक विशिष्ट केंद्र। नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में आइए जानते हैं। स्वयं सत्संग तथा अन्य तीर्थयात्री ने उस समय के सबसे प्रसिद्ध बौद्ध विद्या केंद्र नालंदा, कहाँ है, बिहार में है, अध्ययन किया। उसने नालंदा के बारे में इस प्रकार लिखा है। क्या लिखा है? यहाँ के शिक्षक योग्यता तथा बुद्धि में सबसे आगे हैं। बुद्ध के उपदेशों का वह पूरी ईमानदारी से पालन करते हैं। मठ के नियम काफी सख्त हैं जिन्हें सबको मानना पड़ता है। पूरे दिन वाद विवाद चलते ही रहते हैं जिससे युवा और वृद्ध दोनों ही एक दूसरे की मदद करते हैं। विभिन्न शहरों से विद्वान लोग अपनी शंकाएं दूर करने यहाँ आते हैं। नए आगंतुकों से पहले द्वारपाल ही कठिन प्रश्न पूछते हैं। ठीक। उन्हें अंदर जाने की अनुमति तभी मिलती है जब वे द्वारपाल को सही उत्तर दे पाते हैं। ठीक। 10 से 7-8 सही उत्तर नहीं दे पाते हैं। 10 में से 7-8 लोग सही उत्तर दे ही नहीं पाते। सोचिए, मतलब 2-3 लोग सिर्फ जा पाते थे। स्वयं सत्संग नालंदा में क्यों पढ़ना चाहता था? कारण बताओ। अब आप सोचिए कि इसकी जगह अपने आपको ही रखिए कि अगर कोई बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी हो और उसमें पढ़ाई बहुत अच्छी होती हो लेकिन उसमें एडमिशन टफ हो तो आप क्यों चाहेंगे कि उसमें मेरा एडमिशन हो जाए। ठीक। इसे स्वयं सत्संग की जगह पे अपने आप को रख के देखिए और आपको उसका उत्तर पता चल जाएगा। ठीक। भक्ति की शुरुआत। इन्हीं दिनों देवी देवताओं की पूजा का चलन भी शुरू हुआ। बाद में हिंदू धर्म की यह प्रमुख पहचान बन गई। इनमें कौन से? शिव, विष्णु और दुर्गा जैसे भी देवी देवता शामिल थे। ठीक। इन देवी देवताओं की पूजा भक्ति परंपरा के माध्यम से की जाती थी। भक्ति उस समय काफी लोकप्रिय परंपरा बन गई। किसी देवी या देवता के लिए प्रसिद्ध के प्रति श्रद्धा को ही भक्ति कहा जाता है। भक्ति का पद सबके लिए खुला था, चाहे वह धनी हो या गरीब, ऊंची जाति का हो या नीची जाति का। देखिए यहाँ पे नीची जाति ऊंची जाति सब कुछ था, स्त्री हो या पुरुष। ठीक। सबके लिए भक्ति थी। अब देखिए ये यहाँ पे वराह रूप को दिखाया गया है। ठीक। वराह के रूप में विष्णु केरल मध्य प्रदेश की यह शानदार मूर्ति विष्णु के वराह रूप की है। ठीक। वराह रूप की है। पुराणों अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे के अनुसार जल में डूबी पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। यहाँ पृथ्वी को एक स्त्री के रूप में दर्शाया गया है। ठीक। वराह रूप मतलब सुअर जैसा मुंह होता है, कहना नहीं चाहिए लेकिन जैसा सुअर होता है वैसा मुंह उन लोगों ने धारण किया था जिसे वराह कहते हैं। ठीक। ये देखिए पृथ्वी को दिखाया गया, ये है पृथ्वी और इन्होंने पृथ्वी को बचाया था। ठीक। पुराणों में बताया गया है कि पृथ्वी को बचाया गया था। भक्ति मार्ग की चर्चा हिंदुओं के पवित्र ग्रंथ क्या भगवत गीता में की गई है। भगवत गीता महाभारत का एक हिस्सा है। अध्याय 11 में हम देखेंगे। इसमें भगवान कृष्ण अपने भक्त और मित्र अर्जुन को सभी धर्मों को छोड़कर उनकी शरण में आने के उपदेश देते हैं, क्योंकि केवल कृष्ण ही अर्जुन को सारी बुराइयों से मुक्ति दिला सकते हैं। पूजा का यह रूप धीरे धीरे देश के विभिन्न भागों में फैलने लगा। भक्ति मार्ग अपनाने वाले लोग आडंबर के साथ पूजा पाठ करने के बजाय ईश्वर के प्रति लगन और व्यक्तिगत पूजा पर जोर देते हैं। ठीक।
पूजा वूजा के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ना और भक्ति बस करते रहिए, अपने अंदर से ईश्वर को मानिए। ठीक, ढोंग नहीं करना चाहिए। भक्ति मार्ग अपनाने वाले का यह मानना है कि अगर अपने आराध्य देवी या देवता को सच्चे, देखिए वह मन की बात बता कि मन से हमें पूजना चाहिए, मन से पूजा की जाए तो वह उसी रूप में दर्शन देंगे जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। ठीक, उसी रूप में दर्शन देंगे जिन्हें आप हम देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे मन से करें, ठीक, ये लोग कुछ लोग ढोंग करते हैं, ये अगरबत्ती धूप बत्ती जलाते हैं, ये सब करना चाहिए, लेकिन सच्चे मन से क्या करते हैं पता नहीं। लेकिन अगर सच्चा मन हो तो धूप अगरबत्ती इसकी कुछ नहीं जरूरत पड़ेगी, बस हाथ जोड़ के बैठ जाइए और ईश्वर का ध्यान लगाते रहिए जिसमें भक्त उसे देखना चाहता है। इसलिए आराध्य देवी या देवता मानव के रूप में भी हो सकते हैं या फिर सिंह, पेड़ या अन्य किसी के रूप में। जैसे जैसे इस विचार को समाज द्वारा स्वीकृति मिली, कई कलाकार देवी देवता को की एक से बढ़कर एक खूबसूरत मूर्तियां तैयार करने लगे। ठीक, देखिए एक से बढ़कर एक मूर्तियां तैयार करने लगे। अब भक्ति क्या चीज है? भक्ति भज शब्द से बना है जिसका अर्थ है विभाजित करना या हिस्सेदारी होता है। इसका अर्थ यह है कि भक्ति भगवान और भक्त के बीच परस्पर एक अंतरंग संबंध है। भक्ति भगवत या भगवान के प्रति झुकाव है। भगवत का एक अर्थ है जो अपने ईश्वर तथा सुख को भक्तों के साथ बांटता है, यानी भक्त या भागवत अपने देवी देवता के भग का हिस्सेदार होता है। क्या? भग के हिस्सेदार होता है। ठीक, भक्ति का मतलब होता है विभाजित या हिस्सेदारी, और भगवत का है देवी देवता के भग के हिस्सेदार। ठीक, एक भक्त द्वारा लिखी गई कविता पढ़िए। अधिकांश भक्त साहित्य हमें यह बताते हैं कि धन, ऐश्वर्य या ऊंचे पद के जरिए कभी कभी ईश्वर से आत्मीयता नहीं बन सकती। करीब 1400 साल पहले शिव भक्त अपार द्वारा तमिल में लिखी गई कविता का यह एक अंश है। अपार का वेलाल अध्याय 8 में हमने पढ़ा था। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा। नष्ट होते अंगों वाला कुष्ठ रोग, ब्राह्मणों की नजर में निचली जाति का व्यक्ति, कूड़ा करकट बटोर कर अपनी जीविका चलाने वाला इंसान, अगर ये लोग भी गंगा को अपना जटाओं में छिपा लेने वाले शिव के दास बन जाए तो मैं उनकी आराधना करूंगा, क्योंकि वे मेरे ईश्वर समान हैं। ठीक, कभी सामाजिक प्रतिष्ठा और भक्ति में किसको ज्यादा महत्व देते हैं? सबको देखिए ये महत्व दे रहे हैं कि जो लोग हैं भले वो कूड़ा बटोरने वाला हो, ठीक, अगर वो नीचे जात का हो, अगर वो शिव के दास बन जाएं तो हम सब उनकी आराधना करेंगे। ठीक, देवी देवताओं का विशेष सम्मान होता था, इसलिए विशेष जगहों पर ही उनकी मूर्तियों को रखा जाता था। इन स्थानों को ही मंदिर कहते हैं। अध्याय 11 में तुम इन मंदिरों के बारे में पढ़ोगे। ठीक, मंदिर के बारे में तो आप जानते होंगे। भक्ति परंपरा ने चित्रकला, शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक, मंदिर के बारे में आप जानते हो, अगर नहीं जानते होंगे तो अध्याय 11 में हम लोग मंदिर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ क्या दिया गया कि जो भक्ति परंपरा ने चित्रकला है, भक्ति परंपरा की चित्रकला वो शिल्पकला और स्थापत्य कला के माध्यम से अभिव्यक्ति की प्रेरणा दी है। ठीक, हिंदू, अब देखिए हिंदू क्या है। ठीक, हिंदू शब्द इंडिया शब्द की तरह ही सिंधु या इंडस से निकला है। यह शब्द अरबों तथा ईरानियों द्वारा उन लोगों के लिए है उपयोग किया जाता था जो सिंधु नदी के पूर्व में रहते हैं थे। यही शब्द उनके धार्मिक विश्वास तथा सांस्कृतिक परंपराओं के लिए प्रयुक्त होता है। आज देख लीजिए कि हिंदू का मतलब क्या है। ठीक, ये पृष्ठ 100 की बात कर रहे थे, यही पृष्ठ 100 है। ठीक, अभी ऊपर क्या दिया गया कि पृष्ठ 100 देखिए, तो पृष्ठ 100 ये है और इसमें देखिए अब अन्यत्र पढ़ते हैं। करीब 2000 साल पहले पश्चिम एशिया में ईसाई धर्म का उदय हुआ। कब? 2000 साल पहले। कहाँ हुआ था? पश्चिम एशिया में। किस धर्म का? ईसाई धर्म का। ईसा मसीह का जन्म बेथलेहम, कहाँ? बेथलेहम में हुआ, जो उस समय रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। कहाँ का? रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। ईसा मसीह ने स्वयं को इस संसार का उद्धारक बताया है। उन्होंने क्या? दूसरों को प्यार देने और उसकी तरह दूसरों पर विश्वास करने का उपदेश दिया है। जिस तरह हर व्यक्ति दूसरों से प्यार और विश्वास की उम्मीद करता है। ठीक, वो कहते हैं कि आप दूसरों से प्यार करो जैसा कि आप दूसरे से प्यार करने की उम्मीद रखते हैं। ठीक, बाइबल में ईसा मसीह के उपदेशों की बातें लिखी हैं। यहाँ इसका एक अंश दिया गया है। धन्य हैं वे लोग जो धर्म और न्याय के लिए भूखे प्यासे रहते हैं, उनकी कामनाएं पूरी होंगी। जो दयालु हैं
वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें दया मिलेगी। धन्य हैं वे जो दिल से पवित्र हैं क्योंकि वे ईश्वर के दर्शन कर सकेंगे। धन्य हैं वे जो शांति स्थापित करते हैं, वही ईश्वर का की संतान कहलाएंगे। ईसा मसीह के उपदेश साधारण लोगों को बहुत पसंद आए और धीरे धीरे यह पश्चिमी एशिया, अफ्रीका तथा यूरोप में फैल गया। ईसा मसीह की मृत्यु के 100 सालों के अंदर ही भारतीय उपमहाद्वीप के पश्चिम तट पर पहले ईसाई धर्म प्रचारक कौन पश्चिम एशिया से आए? कहाँ से आए? पश्चिम एशिया से आए। धर्म प्रचारक कहाँ से? पश्चिम एशिया से आए। मानचित्र 6/76 देखो और पता लगाओ कि किस रास्ते से ईसाई धर्म प्रचारक भारत आए होंगे। अभी आपने मानचित्र 6/76 को देखा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। केरल के ईसाइयों को सिराई ईसाई कहा जाता है क्योंकि संभवतः वे पश्चिमी एशिया से आए थे। वे विश्व के सबसे पुराने ईसाइयों में से थे, ठीक। विश्व के जो सबसे पुराने ईसाई थे उन्हें सीरियाई से ईसाई कहा जाता था उस समय, ठीक, क्योंकि वो विश्व एशिया के सबसे पुराने ईसाई थे, ठीक। कल्पना करो तुम्हारे पास पांडुलिपि है जिसे एक चीनी तीर्थयात्री अपने साथ ले जाना चाहता है। उसके साथ अपनी बातचीत का वर्णन कीजिए, ठीक। यहाँ पे आप ये समझ लीजिए कि आपका कोई स्कूल में दोस्त है, आपसे कोई अपनी अपनी आपसे कोई किताब लेना चाहता है, तो आप उसे अपनी किताब कैसे देंगे, ठीक। ऐसा वर्णन आप सोचिए और ऐसे कर सकते हैं। उपयोगी शब्द व्यापारी, मुवेनदार क्या थे? जो सातवाहन शासक थे। रास्ता या मार्ग वही। रेशम, कुषाण, महायान, बोधिसत्व तो भी जानते हैं आप, ठीक। और थेरवाद, तीर्थयात्री और भक्ति, ठीक। दक्षिण पथ के स्वामी किसे कहते हैं? चोल चेरपान। मुवेंदार किसे कहते थे? मुवेंदार कौन होते थे? मुवेंदार होते थे सातवाहन शासक, ठीक। अश्वगोध कौन थे? बुद्धचरित। बोधिसत्व महायान बौद्ध धर्म। और स्वयं सत्संग कौन था? चीनी यात्री था। क्या था? चीनी यात्री, ठीक। आइए आगे बढ़ते हैं। ये कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। रेशम बनाने की कला की खोज कब हुई थी? लगभग 7,000 साल पहले। चोल चेर तथा पांड्य कौन थे? लगभग 23,000 साल पहले इनकी हुई थी तिथियां। रोमन साम्राज्य में रेशम की बढ़ती मांग कब? लगभग 2,000 साल पहले। कुषाण शासक कनिष्क लगभग 1900 साल पहले। फासियन का भारत आगमन कब हुआ था? लगभग 1600 वर्ष पहले। स्वयं सत्संग की भारत यात्रा अपार की शिव स्तुति की रचना कब हुई थी? लगभग 1400 साल पहले, ठीक है। अब ये कुछ प्रश्न है, आप चाहे तो कर सकते हैं। राजा सिल्क रूट पर अपना इंद्रण क्यों काम करना चाहते थे? टैक्स के लिए, कि हमारा अगर सिल्क रूट पे कब्जा होगा तो हम दूसरों से टैक्स ले सकते हैं और अपना जो मर्जी हो कर सकते हैं, ठीक। ये सब यहाँ पे पूछे। 3 चीनी तीर्थयात्री भारत क्यों आए? कारण बताओ, ठीक। वो लोग बुद्ध की चर्चाएं जब सुने तो वो लोग आए और यहाँ का रीति रिवाज देखना चाहते थे, आए। हम लोग भी दूसरी जगह क्यों जाते हैं? ये कोई फेमस जगह होती इसीलिए जाते हैं कि चलिए देखते हैं यहाँ क्या होगा, क्यों इतना नाम है यहाँ का, तो इसीलिए लोग आया जाया करते थे, साधारण लोग, ठीक। बताइएगा आप। अभी कुछ क्वेश्चन आप चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। वैसे आपका आप चैप्टर फिनिश होता है, ठीक। धन्यवाद।